सम्मानित विद्यार्थियों, आप सभी का चांद सर की यूट्यूब क्लासेस में पुनः स्वागत है। इसके पूर्व में हमने भारत के पहाड़ दर्रों के काफ़ी चर्चा किया था और चर्चा के दौरान पश्चिमी घाट पहाड़ियों तक हम पहुँचे थे। अब पश्चिमी घाट पहाड़ियों से आगे बढ़ते हैं। पूर्वी घाट पहाड़ियाँ आपकी कटी फटी हैं, जिनसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी सभी नदियाँ आपके जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। महानदी और इसके पहले हम चर्चा करना चाहेंगे विंध्याचल सतपुड़ा पहाड़ी को। विंध्याचल पहाड़ी जो गुजरात से लेकर आपके झारखंड तक फैली हुई है और इसकी लंबाई लगभग 1086 किलोमीटर है। यह भारत को दो भागों में बांटती है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। अब कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत को बांटने वाला कौन से पर्वत श्रेणी है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी। विंध्याचल पर्वत श्रेणी भारत को दो भागों में बांट देती है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत, चूंकि यह गुजरात से लेकर झारखंड तक फैली हुई है। और विंध्याचल पहाड़ी से बहुत सी नदियां निकलती हैं। यहाँ से इंदौर के पास जाना पाओ की पहाड़ी से ये आपकी चंबल नदी निकलती है। उज्जैन होकर के जो हिंदुओं का पवित्र स्थल है, जहाँ पर कुंभ का मेला लगता है, और ये आगे बढ़ती हुई जाके इटावा के पास में यमुना नदी से मिलती है। और विश्व में सर्वाधिक मृदा अपरदन चंबल नदी में होता है। ऐसा कभी प्रश्न घुमा के पूछ देते हैं कि सर्वाधिक मृदा अपरदन करने वाली नदी कौन सी है? चंबल नदी। उसका उद्गम कहाँ से हुआ है? मध्य प्रदेश से। किस पहाड़ी से हुआ है? विंध्याचल पहाड़ी से। और चंबल नदी पर कौन कौन से बांध हैं? तो आपका मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध और ये राजस्थान में राणा प्रताप सागर बांध। दोनों महान हस्तियों के नाम पर यहाँ पर आपके बांध भी बने हुए हैं। अब हम चंबल से आगे दूसरी नदी की तरफ चलते हैं, जो विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है, बेतवा नदी। और बेतवा नदी में माता टीला बांध है। माता टीला बांध आपका ललितपुर में बना हुआ है। लगभग 150 मेगावाट बिजली इससे बनती है। और इससे हम और आगे बढ़ते हैं तो फिर सोन नदी का उद्गम होता है अमरकंटक से। ये आपका अमरकंटक है। अमरकंटक से दो नदियों का उद्गम होता है और दोनों नदी बड़ी नदी हैं। नर्मदा नदी का, नर्मदा नदी ये पहाड़ी होने की वजह से सीधे ये आके अरब सागर में गिरती है। और सोन नदी और रिहन नदी ये मिर्जापुर में इनका संगम होता है। और मिर्जापुर में आप जानते हैं कि रिहंद बांध भी बना हुआ है, जो 300 मेगावाट का है। और बांधों की चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। और आगे फिर रिहंद नदी हो गई। और यहीं आपके जो है छत्तीसगढ़ से रिहंद नदी का उद्गम होता है। कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि रिहंद नदी का उद्गम कहाँ से होता है? छत्तीसगढ़ से होता है। और आपकी महानदी, अब ये महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो महानदी का उद्गम जो है आपका छत्तीसगढ़ से होता है और धमतरी के सिहावा पहाड़ी से। महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? किस पहाड़ी से? धमतरी के सिहावा पहाड़ी से। ये पहाड़ी है और ये आपके छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी भाग है ये पहाड़ी पठारी है। यहाँ कोयला और क्या कहते हैं ग्रेफाइट, ये जिप्सम वगैरह खूब पाया जाता है। तो औद्योगिक क्षेत्र बना हुआ है, बीच में ही कृषि योग्य है। दक्षिणी भाग भी इसका पठारी है आपके छत्तीसगढ़ का। तो महानदी में कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध है। महानदी का उद्गम कहाँ से हुआ? छत्तीसगढ़ के। किस पहाड़ी से? तो धमतरी के सिहावा पहाड़ी से।
धमतरी गांव है और सिहावा पहाड़ी है। अब हम विंध्याचल पहाड़ी से आगे बढ़ते हैं, उनसे संबंधित जो नदियां हैं उनको भी बताया गया। अब वैसे मध्य प्रदेश से लगभग 207 छोटी बड़ी नदियां निकलती हैं, इसीलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। प्रश्न ऐसे भी पूछ ले कि कौन सा प्रदेश है जिसे नदियों का मायका कहा जाता है? मध्य प्रदेश। क्यों? सर्वाधिक छोटी बड़ी नदियां हैं। उससे निकलने वाली प्रमुख नदियां कौन सी हैं? विंध्याचल पहाड़ी से निकलने वाली प्रमुख नदियां चंबल, बेतवा, सोन, रिहंद और भी बहुत सी नदियां हैं। नर्मदा। अब नर्मदा और सोन दोनों नदियों का जो उद्गम है वो अमरकंटक से होता है, और अमरकंटक जो है हिंदुओं का पवित्र स्थल भी है। अब आगे आते हैं हम सतपुड़ा पहाड़ी की तरफ से। सतपुड़ा पहाड़ी जो कि गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश तक फैली हुई है, लगभग 900 किलोमीटर है और औसत ऊंचाई भी लगभग इसकी 900 मीटर है। और इससे जो नदी का उद्गम होता है बैतूल के पठार से ताप्ती नदी का। ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सतपुड़ा पहाड़ी से। और मध्य प्रदेश में कहाँ से? तो बैतूल से। मध्य प्रदेश में बैतूल जिला है, वहीं से आपकी सतपुड़ा नदी का ताप्ती नदी का उद्गम होता है। दोनों नदियां अरब सागर में गिरती हैं। कभी कभी प्रश्न आ जाता है भारत की कौन सी नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं? तो आपकी नर्मदा और ताप्ती हैं। और अधिकांश नदियां सब जो है आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, क्योंकि हमारे भारत का जो ढाल है वो पश्चिम से पूरब की तरफ है, और यह नदियां अपनी पहाड़ी और बीच में वी आकार की घाटी है, जिसकी वजह से नदियों की दिशा मुड़ जाती है। अब विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ी से हम आगे बढ़ते हैं, और इनका मानसून में भी बहुत बड़ा योगदान होता है कि बीच से मानसून निकल गया तो यहाँ बारिश करता है, और यहाँ विदर्भ क्षेत्र में नहीं होती है, यहाँ गुजरात में नहीं होता, राजस्थान में। ये सब चर्चा हम आगे करेंगे। और फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आपको यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा, जिसका क्षेत्रफल लगभग 75,000 वर्ग किलोमीटर है, यह आपको पहले भी बताया गया है। सुंदरी वन पाया जाता है, शेर, चीता, हाथी यहाँ पाए जाते हैं। और फिर आपके जो है पूर्वी पहाड़ियों में आते हैं। पूर्वी पहाड़ियों में अरुणाचल प्रदेश में जो पहाड़ी है उसका नाम है पटकोई बुम पहाड़ी, और जो नागालैंड में फैली हुई है इसे नागा पहाड़ी बोलते हैं। और मणिपुर को मणिपुर पहाड़ी, मिजोरम को मिजो पहाड़ी, इस प्रकार से इन पहाड़ियों का नाम है जो पूर्वी पहाड़ियां हैं। और इनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी मेघालय पहाड़ियां। मेघालय पहाड़ियां गारो, खासियां और जयंतियां हैं। अब देखिए, थोड़ा समझाने के लिए बताया गया है कि यहाँ गर्म हवाएं जाती हैं और मानसून में फंस करके ठंडी होकर के खूब वर्षा करती हैं। विश्व में लगभग सर्वाधिक वर्षा आपका चेरापूंजी के मार्सिन राम में होता है, और लगभग 11-12 मीटर वर्षा होती है। तो कारण भी आपको इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ बहुत बड़े बड़े पेड़ पाए जाते हैं, रबड़ के पेड़ पाए जाते हैं, और उनकी जो बर्रों होती है जैसे बरगद में, उनसे जिंदा पुल बने हुए हैं। कई ऐसे नदियों को क्रॉस करते हैं लोग, उन्हीं जिंदा पुलों से क्रॉस करते हैं। एक जिंदा पुल है डबल पुल, उसे दोहरा पुल भी बोलते हैं, नोगरियार गांव में। अब प्रश्न हो सकता है कि ऐसे पूछ लिया जाए कि जिंदा पुल कहाँ पाए जाते हैं? तो जिंदा पुल आपके मेघालय में पाए जाते हैं। और किस गांव में है जिंदा पुल? तो कई एक है, लेकिन दोहरा जिंदा पुल कहाँ है? तो दोहरा जिंदा पुल आपका नोगरियार गांव में है। और इसी मेघालय में एक गांव और भी है जिसे भगवान का बगीचा भी कहते हैं। 2003 में एशिया का सबसे स्वच्छ गांव की इसको उपाधि मिली थी। मालवान्यांग गांव है जो भगवान का बगीचा कहा जाता है। कहाँ पर है? आपका मेघालय में है। तो इस प्रकार से आपका इन पहाड़ियों की, नदियों की और दर्रों की
काफी चर्चा की गई। अब हम आते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बताना चाहेंगे। ये ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम मानसरोवर झील से होता है, जिसका कि चीन में चियांग नाम है। ब्रह्मपुत्र नदी का चीन में क्या नाम है? चियांग। और इसी का तिब्बत में सांपो नाम से जानते हैं, और अरुणाचल प्रदेश में दिहम नाम से जानते हैं। तो ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि ब्रह्मपुत्र नदी का चीन में क्या नाम है? चियांग। तिब्बत में सांपो, चूंकि ये बड़ी टेढ़ी मेढ़ी चीन में तिब्बत में है सांप की तरीके से, इसका सांपो नाम है। और अरुणाचल प्रदेश में किस दर्रे से प्रवेश करती है? यांग्याप दर्रे से प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में इसका क्या नाम है? दिहम नाम है। और फिर ये जो है असम में प्रवेश करती है, और असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र है। और इसी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे किनारे चाय पैदा होती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी के चाय कहाँ पैदा होती है? असम में सर्वाधिक। किस नदी के किनारे? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। और इसी ब्रह्मपुत्र नदी में मांजुली द्वीप है, जो कि पहले कभी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप था, और किताबों में आज भी लिखा मिलता है। लेकिन धीरे धीरे उसका क्षेत्रफल कम हो गया है, तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली द्वीप अब नहीं रहा। और हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसी नदी में आपका वो नावें भी चलती हैं, और नेशनल राष्ट्रीय राजमार्ग भी बना हुआ है। और फिर जो है और थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सिक्किम में एक नदी प्रवेश करती है, जिस नदी का नाम तीस्ता नदी है। तीस्ता नदी को सिक्किम की जीवन रेखा नदी कहते हैं। वो प्रश्न ऐसे भी घुमा के दे देते हैं कि सिक्किम की जीवन रेखा नदी किसे कहा जाता है? तीस्ता नदी को। और सिक्किम के हम आगे चलते हैं। कोसी नदी जो बिहार में आकर के आपके गंगा नदी में मिलती है, और इसमें कोसी बांध भी बना हुआ है। और गंगा नदी की तमाम सहायक नदियां हैं आपकी, गंगा, यमुना, घाघरा, कोसी। और गंगा नदी के बारे में थोड़ी सी चर्चा और करना चाहूँगा। पहली बात तो ये गोमुख से लेकर उत्तरांचल से बंगाल की खाड़ी तक 2500 किलोमीटर की लंबाई में है। और सबसे पहले उत्तरांचल में ये पहले भागीरथी के नाम से चलती हैं, और गोमुख से देवप्रयाग तक। और देवप्रयाग में अलकनंदा नदी का संगम होता है। संगम होने के बाद इस नदी का नाम भागीरथी से गंगा हो जाता है, और फिर गंगा का प्रवाह मैदानी भाग में आता है, हरिद्वार होकर के उत्तर प्रदेश में ये प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश के मैदान में इसका प्रवाह धीमा हो जाता है। पहाड़ी भाग में जब तक ये भागीरथी रहती है तो बहुत तेज वेग रहता है, इसीलिए इसका नाम भागीरथी है। बहुत तेज वेग से चलती है। और फिर जो है यहाँ पर इसकी बड़ी लंबी कहानी है। 5 नदियों का अलकनंदा में संगम होता है, नंदाकिनी और नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग। वो चर्चा फिर कभी उत्तरांचल का जब पढ़ाएंगे स्पेशल, तो उसमें पूरी चर्चा की जाएगी, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। अब आप काफ़ी प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। कभी पूछ लेते हैं चंबल की सहायक नदियां बताओ, तो चंबल की सहायक नदियां, यमुना की सहायक नदियां, तो यमुना की सहायक नदियां चंबल हो गई, बेतवा हो गई, सोन हो गई, रिहंद हो गई, और घाघरा हो गई, कोसी हो गई। आगे चल करके तीस्ता भी मिलती है, पहले ये ब्रह्मपुत्र में, फिर जो है ब्रह्मपुत्र नदी का और गंगा का संगम बांग्लादेश में होता है। ब्रह्मपुत्र का बांग्लादेश में नाम जमुना है। अब कभी कभी प्रश्न आ जाता है ब्रह्मपुत्र का बांग्लादेश में क्या नाम है? जमुना। और गंगा नदी का नाम पद्मा, और इसकी एक धारा मेघना नाम से जानी जाती है बांग्लादेश में। तो गंगा नदी के भी
दो तीन नाम हो गए, गंगा, मेघना, पद्मा, और ब्रह्मपुत्र नदी के कई नाम हो गए, चियांग, सांपो, दिहम, ब्रह्मपुत्र, जमुना। तो इस प्रकार से आप ये नदी और नदियों से संबंधित तमाम से प्रश्न जान सकते हैं। और राष्ट्रीय जल मार्ग नंबर 1, नेशनल जल मार्ग नंबर 1 इलाहाबाद से लेकर के हल्दिया तक जाता है, जो लगभग 1620 किलोमीटर लंबाई पर है मार्ग। और इसी प्रकार आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर है एक वाटर मार्ग जो सादिया से धुबरी तक आता है, जिसकी लंबाई लगभग 900 किलोमीटर है। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सादिया से धुबरी तक जो है वाटर मार्ग कितना लंबा है, आप बता सकते हैं, या धुबरी से सादिया तक कौन सा व्यापारिक मार्ग है। तो आप कह सकते हैं जल मार्ग आपका यह है जहाँ से काफ़ी सामानों का आवागमन होता है। तो मुझे लगता है काफ़ी दर्रों के बारे में, नदियों के बारे में चर्चा हुई, और आपको ये पहाड़ों के महत्वपूर्ण जो तथ्य दिए गए हैं इनको ध्यान से देख लीजिएगा। हिमालय पर्वत से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं? गंगा, यमुना, घाघरा, सिंध, सतलज आदि नदियाँ आपका हिमालय पर्वत से निकलती हैं। अरावली से कौन सी नदियाँ निकलती हैं? बनास, लूनी, साबरमती नदियाँ अरावली से निकलती हैं। सौराष्ट्र पहाड़ियाँ कौन कौन सी हैं? तो इसकी चर्चा हुई है, पुनः बता रहा हूँ। मांड है, बारदा है, गिरी, और गिरी राष्ट्रीय उद्यान भी है जो एशियाई बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है, और इसका क्षेत्रफल 1412 वर्ग किलोमीटर है। राष्ट्रपति भवन कहाँ है? दिल्ली में, सब लोग जानते हैं। अरावली की रायसेना हिल्स पर है। विंध्याचल पहाड़ी 1086 किलोमीटर लंबी है। नर्मदा, चंबल, बेतवा, सोन, रिहंद आदि नदियों का उद्गम होता है। अमरकंटक हिंदुओं का पवित्र स्थल है जहाँ से सोन और नर्मदा का उद्गम होता है। पश्चिमी घाट में जो नदियाँ निकलती हैं, गोदावरी, कृष्णा, तेरेखोल, तुंगभद्रा, कावेरी, पेरियार आदि नदी हैं। तेरेखोल की चर्चा हुई जो मुंबई और गोवा को बांटती है। अब कभी प्रश्न आ सकता है मुंबई और गोवा को बांटने वाली नदी का क्या नाम है? तो तेरेखोल है। और इसके बाद में पेरियार नदी केरल की जो है जीवन रेखा नदी कही जाती है। फिर हम आगे आते हैं महानदी। महानदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो धमतरी के सिहावा पहाड़ी से। महानदी पर कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध है। पूर्वी पहाड़ियाँ पटकोई बुम, नागा, मिजो पहाड़ियाँ हैं। पटकोई बुम का फैलाव कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। नागा का नागालैंड में, मिजो का मिजोरम में। मेघालय पहाड़ियाँ गारो खासी जयंतियाँ हैं जिनका वर्षा पर बहुत महत्व है, और इन्हीं पर गारो खासी जनजातियाँ भी निवास करती हैं। अब ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से इसका उद्गम हुआ है। चीन में चियांग, तिब्बत में सांपो, अरुणाचल में दिहम, असम में इसको ब्रह्मपुत्र, और बांग्लादेश में जमुना नामों से पुकारी जाती है। और प्रश्न जैसे घुमा के दे दिया जाए कि बांग्लादेश में जमुना किस नदी का नाम है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का नाम जमुना है। यमुना और जमुना में अंतर है। गंगा की लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है, और भागीरथी अलकनंदा का संगम देवप्रयाग में होता है। यहीं से इस नदी का नाम गंगा है। फिर आप जानते ही हैं कि मैदानी भाग से उतर करके और फिर बंगाल की खाड़ी में जाती हैं। और यहाँ पर पश्चिम बंगाल में आप देख रहे हैं फरक्का बांध है। तो और यही इलाहाबाद में गंगा यमुना का संगम होता है, और इसके संगम आगे तमाम अन्य नदियों के भी हैं आपके बिहार में। फिर आगे जो है
ये कलकत्ता होकर के हल्दिया तक मार्ग जाता है। 1620 किलोमीटर लंबाई है। इस प्रकार से मुझे लगता है काफ़ी चर्चा हो गई, थोड़ी और चर्चा कर रहा हूँ ऊंचे शिखरों की। कामेत पर्वत की जो ऊंचाई है वो आपकी 8172 मीटर है। दूसरा शिखर है अन्नपूर्णा, जो अन्नपूर्णा की ऊंचाई है वो 8078 मीटर है। और तीसरा पर्वत हम चल रहे हैं और आगे नंदा देवी, जो नंदा देवी आपका उत्तरांचल में है, इसकी ऊंचाई 7817 मीटर है। और कामेत पर्वत जो ये भी उत्तरांचल में है और इसकी ऊंचाई 7756 मीटर है। और धवलागिरी, अन्नपूर्णा, ये दोनों आपके नेपाल में पड़ते हैं। धवलागिर की ऊंचाई 8172 मीटर है और अन्नपूर्णा की ऊंचाई 8078 मीटर है। एवरेस्ट की ऊंचाई सब लोग जानते हैं 8848 मीटर है। कंचनजंगा जो कि नेपाल और सिक्किम बॉर्डर पर है 8586 मीटर, जो हिमालय पर्वत का भारत की सर्वोच्च शिखर है। तो इस प्रकार से आप सारे शिखरों के बारे में जान गए। K2 गॉडविन ऑस्टिन जो कि आपकी जम्मू कश्मीर में है 8611 मीटर है और यह सर्वाधिक ऊंचा पर्वत है आपके भारत का। और विश्व के दूसरे नंबर का ये आपका होगा K2। और मुझे लगता है कि लगभग आपका ये संपूर्ण पहाड़, दर्रा, नदी, इसका नॉलेज हो गया है। कल हम आपको जलवायु पढ़ाएंगे और अभी तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।